जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है ना। देखिए, इतिहास में एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, सोर्स। यानी कि जब तक कोई स्रोत ही नहीं मिलेगा तो अपन को इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। ठीक है ना। तो स्रोत को जानने से ये अपन इतिहास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है, और साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं। तो और चीन जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं उनमें क्या होता है। तो इन चीज़ों को समझने से ही आप एक अच्छे से आपके माइंडसेट में ये समझ आ जाएगी कि आप हाँ इतिहास को समझते किस प्रकार से और किस तरीके से समझना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोर्स। इस टॉपिक के बाद में आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अभिलेख किसे कहते हैं, ईसवी किसे कहते हैं, शताब्दी किसे, ठीक है ना, ईसवी वगैरह इनमें कंफ्यूज होते हैं ना कि ईसा पूर्व ईसवी, इनमें कंफ्यूज होते हैं, वो भी मिट जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए अच्छे से, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए, प्राचीन भारत के स्रोत। ठीक है। भारतीय इतिहास को अपन इतिहास को क्या कहते हैं। इतिहास का अर्थ होता है अतीत की बातों का वर्तमान में अध्ययन। क्या अतीत की बातों का वर्तमान में अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो अपना इतिहास कहलाता है। ठीक है। और इतिहास को, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आ जाती है अपनी दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसमें आ जाते हैं प्राचीन काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, ठीक है, कुषाण काल, अरबों के आक्रमण, ये सारी चीजें इनमें ही मिल जाती। सॉरी, अरबों के आक्रमण इसमें नहीं आते, वो इसी में आते। तो इन चीजों में क्या होता है ये आपको पहचाननी चाहिए। ठीक है। आधुनिक भारत का काल कितना सा है, तो 1707 से लेके और 1947 तक। ठीक है। ये क्या होता है, आधुनिक भारत का काल माना जाता है। तो इतिहास को हम, इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का अर्थ होता है प्राचीन बातों को, प्राचीन अतीत की बात, प्राचीन की यानी कि अतीत यानी प्राचीन, अतीत की बातों को, प्राचीन या अतीत दोनों, ठीक है, अतीत की बातों को वर्तमान में जानना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, मोटा मोटा। इसके बाद इतिहास को हम कितने भागों में बांट लेते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से? 3 भागों में। प्राचीन भारत का काल, मध्य भारत का काल और आधुनिक भारत का काल। ठीक है। ये क्या होता है, इतिहास का तीनों काल होते हैं। अपन को इन्हीं को अपन पढ़ना पड़ता है। ठीक, समझे आप। इसके बाद आते हैं अपन डेट। इतिहास में महत्वपूर्ण होती है डेट। डेट को कैसे याद करना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक ये लाइन खींच दी है, ठीक है, ये लाइन खींच दी मैंने, एक बीच में मैंने ये एक जगह बना ली। ये कौन होगा, ईसा मसीह होगा। इन्हें क्या कहते हैं अपन, ईसा मसीह, ईसा मसीह, ठीक है, ये होगा ईसा मसीह। यानी कि इस समय क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझना है, इतिहासकारों ने ईसा मसीह का जो जन्म है, ईसा मसीह के जन्म को इतिहासकारों ने क्या कर लिया है, ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिया है। क्या मान लिया है, 0 मान लिया है, यानी कि शून्य मान लिया है। ठीक है, शून्य मान लिया है। यानी कि इससे पहले, यानी ईसा मसीह के पहले जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो होती है उसे अपन कहते हैं ईसा पूर्व। क्या, ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म को क्या कर लिया अपन ने, 0 मान लिया, और इससे पहले के जो होता है उसे कहते हैं अपन ईसा पूर्व, यानी कि BC। ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म की बाद की जो घटनाएं होते हैं उन्हें किस में गिनते हैं अपन, ईसवी में गिनते हैं। उन्हें कैसे क्या कहते हैं अपन, ईसवी में गिनते हैं। क्या कहते हैं, ईसवी। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं क्या कहलाती है, ईसा पूर्व। यानी कि उनके डेट के पीछे क्या लेकर रहता है, ईसा पूर्व। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो इसी तरीके से आज कितनी चल रही है, तो 2021 ईस्वी चल रही है। क्या, 2021 ईस्वी चल रही है। ठीक है।
तो ईसा पूर्व क्या कहता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं के आगे क्या लगता है, ईसा पूर्व लगता है, तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं के आगे क्या लगता है, तो ईसवी लगता है। ठीक है, तो ये ईसा मसीह के जन्म को क्या मान लेते हैं अपन, शून्य मान लेते हैं, यानी कि जो इतिहासकार है उन्होंने क्या कर लिया, ईसा मसीह के जन्म को शून्य मान लिया है, तथा ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएं क्या कहलाती है, ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के बाद की घटनाएं क्या कहलाती है, तो ईसवी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें जानते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो वो है, यानी कि इसका जो काल है, समय काल है, वो कितना है, तो 2300 से लेके 1750। ठीक है, 1750 BC, क्योंकि ये क्या है, ईसा मसीह से जन्म के पूर्व है, तो इसके आगे क्या लगेगा, BC या ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन यहाँ के कोई साक्ष्य नहीं है लिखित। इसके बाद आते हैं अपन वैदिक काल। कौन सा, वैदिक काल। वैदिक काल का समय कितना माना जाता है, तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है, वैदिक काल माना जाता है। कितना माना जाता है, वैदिक काल। यानी कि इसे आप क्या मान लीजिए आज इसे 2020 मान लीजिए। ठीक है, मोटा मोटा समझने के लिए 2020 मान लीजिए। तो ईसा मसीह के जन्म को आज से लगभग कितने साल हो गए, तो 2000 साल पहले हुआ था, क्योंकि 2020 है, तो 2000 साल पहले किसका जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म से पहले भी, यानी कि ये कितना है, तो 150, कितने हुए, 150 साल। ठीक है, तो 150 साल पहले और 2000 साल, ये कितने हो गए, 350 साल। कितने, 350 साल पहले क्या हुई थी, वैदिक घटनाएं हुई थी, यानी कि वैदिक सभ्यता का उत्थान हुआ था भारत में। ठीक है, तो ईसा मसीह से जन्म के पूर्व क्या कहलाता है, ईसा पूर्व कहलाता है। इसके बाद की जन्म की घटनाएं क्या कहलाती है, ईसवी कहलाती है। इसी तरीके से देख लीजिए बौद्ध धर्म, बौद्ध प्लस जैन। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्लस जैन धर्म। बौद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था, तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 पूर्व। 483। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए कि ईसा पूर्व में ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में अपन को किस तरफ जाना है, तो यहां से, यानी कि 2300 या 1500 से किस तरफ जाना है, 0 की तरफ जाना है, यानी कि उल्टा हटना है, क्या, पीछे हटना है। जबकि इसमें क्या होता है, पहले पूर्व में क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म की जो पहले की घटना है उनमें क्या करना है, 0 तक आना है, और बाद की घटनाओं में क्या करना है, आगे बढ़ना है। जैसे कि जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में, लेकिन मृत्यु कब हुई, 483। क्या हो रहा है, संख्याएं घट रही हैं, यानी कि घट रही है संख्या। ठीक है, तो इनके जन्म के पूर्व जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उल्टी घटती हैं। यानी कि 100 मान लीजिए कोई बच्चा 100 में से जन्मा है, तो उसका जो मृत्यु हुई कब मान लीजिए, 50 में मान लीजिए। ठीक है, तो 50, यानी कि इसमें से क्या हुआ, घटा, क्योंकि ये ईसा पूर्व है, यानी कि जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से क्या है, ये पहले की बात है। ठीक है, लेकिन आज की बात करते हैं, तो जब वर्तमान में चल रहे हैं, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करते हैं, तो क्या होगा, अगर कोई बच्चा 50 साल 2000 यानी कि 2020 में जन्मा है, 2020 में जन्मा है, या कोई व्यक्ति या कोई घटना 2020 में हुई और वो बच्चा मतलब उसकी मृत्यु कब हुई, तो 2050 में मान लीजिए। क्या, 2050 में मान लीजिए, 2050। ठीक है, तो ईसा पूर्व में क्या होता है, ईसा पूर्व में संख्याएं घटती हैं और ईसवी में क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि ईसा पूर्व की तरफ क्या करते हैं अपन, संख्या, यानी कि इस यहाँ से लेकर किस तरफ जाएंगे, यानी कि 2300 से लेकर 0 की तरफ जाएंगे। कितनी तरफ जाएंगे, 0 की तरफ। अब इसी तरीके से देख लीजिए, 2300 साल तो ये हो गए। ठीक है, 2300 साल ये और 2000 साल ये, यानी कि आज से लगभग सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, तो 2021 चल रहा है, तो 2020 से मान लेते तो 4300 साल, 4300 साल पहले क्या हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, इस तरीके से अपन गिनते हैं। तो 583 में क्या हुआ, 563 ईस्वी में क्या हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तथा 483 में मृत्यु हुई, क्योंकि अपन उल्टा घट रहे हैं। इसके बाद आते हैं मौर्य काल। कौन सा, मौर्य काल। मौर्य काल देख लीजिए, मौर्य काल कब हुआ, तो मौर्य काल की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, 323 से लेकर 184 BC पूर्व क्या था, भारत में मौर्य काल का उदय हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से इस आगे देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई भी चीज मान लीजिए, जैसे कि शक संवत कब लगा था,
तो शक संवत लगा था 78 ईस्वी में। शक संवत कब हुआ था? तो शक संवत आया था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी मतलब अब क्या हो गया, जन्म की बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि ईसा मसीह का अब जन्म हो चुका है, तो अब संख्या क्या होंगी, बढ़ेंगी, क्या, 0 से लेके बढ़ेंगी, ठीक है। तो 78 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इसी तरीके से और देख लीजिए, तो आप गुप्त काल देख लीजिए। गुप्त काल में क्या हुआ, गुप्त काल जो कि समुद्रगुप्त था, ठीक है। तो गुप्त काल का जो समय होता है वो कब था, तो 280 से लेके और कितना था, तो 280 से लेके और 550 ईस्वी, कितना, 280 से लेके 550 ईस्वी, ठीक है। ये क्या थे, ये थे ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। इसके अलावा एक और देख लीजिए आप, अरब आक्रमण। कौन से? अरब आक्रमण। अरब आक्रमण भारत में कब हुए? तो अरबों का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में, क्या, 712 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, और किससे, गुप्त काल के बाद, ठीक है। तो अरब आक्रमण कब हुए थे? तो गुप्त काल के बाद हुए थे। आप बस इतना सा याद रखना है कि ईसा मसीह से जन्म के पूर्व की घटनाओं को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटनाओं को ईसवी कहते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व में क्या होती है, अपन उल्टा हटते हैं, यानी कि पीछे की तरफ घटती है संख्याएं। जैसे कि 563 ईस्वी में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, 483 में खत्म हुआ, यानी कि उल्टी घट रही है संख्याएं। जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। जैसे कोई एक में हो गया तो दो में, जैसे कि गुप्त काल का जो समय था वो 280 से लेके 550 तक था, ठीक है। अरब आक्रमण 712 में हुए थे। शक संवत कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। इसी तरीके से आप क्या पता लगा सकते हैं, इनका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इस चार्ट से हमें एक और चीज की जानकारी मिलती है, वो होती है भाषा की जानकारी। कौन सी? भाषा की जानकारी मिलती है हमें। कौन कौन सी? जैसे कि वैदिक काल में भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत भाषा थी। कौन सी? संस्कृत भाषा थी, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की भाषा को तो अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो अपन उसकी भाषा को कैसे लग सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता से भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो वैदिक सभ्यता में कौन सी भाषा थी, तो वो कौन सी थी, तो वे संस्कृत भाषा थी। इसी तरीके से बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो पाली भाषा थी, ठीक है। बौद्ध धर्म की भाषा कौन थी, तो पाली थी। जैन की कौन सी थी, तो प्राकृत थी, ठीक है। प्राकृत भाषा थी, ठीक है। इसके अलावा मौर्य काल में कौन सी थी, तो पाली और प्राकृत दोनों भाषाएं थी, ठीक है। पाली और प्राकृत, ठीक है। पाली और प्राकृत भाषा थी। इसके बाद में गुप्त काल में फिर से भाषा बदलती है और वापस क्या हो जाती है, तो संस्कृत हो जाती है, संस्कृत हो जाती है, ठीक है। भाषा गुप्त काल में कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत हो जाती है। इसका जो उदाहरण मिलता है वो हमें समुद्रगुप्त की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति है। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी पुस्तक है, तो समुद्रगुप्त की है, जिसकी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, तथा शैली कौन सी है, तो चंपू शैली है। और चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा अपन अरब आक्रमण आ जाते हैं। तो अरबों के आक्रमण के समय भारत में कौन सी हो गई थी, तो फारसी। कौन सी? फारसी का वर्णन मिलता है। इसके अलावा उर्दू का मिलता है। कौन सा? उर्दू का मिलता है। और एक मिलता है जुबान ए हिंदवी। कौन सा? जुबान ए हिंदवी का भी वर्णन मिलता है हमें, ठीक है। तो ये कौन सी थी, गुप्त अरब आक्रमण के समय, यानी कि मुगल काल की भाषाएं ये कौन सी थी, तो फारसी, उर्दू, जुबान ए हिंदवी। ये क्या थी? यहाँ से तो हमें यहाँ से किस किस का पता चलता है, तो हमें समय का पता चलता है, तथा साथ में क्या चलता है, तो भाषा का भी पता चलता है, ठीक है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड से हट जाता हूँ। अब आइए, अब बात करते हैं इसके स्त्रोतों की। कौन से? स्त्रोतों की, ठीक है। तो जो स्त्रोत हैं वो इतिहास में दो प्रकार के स्त्रोत पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं पुरातात्विक स्त्रोत, एक होते हैं साहित्यिक स्त्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्त्रोत और साहित्यिक स्त्रोत। कौन कौन से? पुरातात्विक स्त्रोत और साहित्यिक स्त्रोत। पुरातात्विक स्त्रोतों में हम किसको लिखते हैं, तो अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ठीक है। इसके साथ ही साहित्यिक में क्या लिखते हैं, तो धार्मिक
और धर्मेतर, धार्मिक और धर्मेतर। धर्मेतर का मतलब होता है धर्म से इतर, यानी कि धर्म से बाहर, इसमें धर्म के बारे में वर्णन नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों की भी चर्चा करते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक किसे कहते हैं? तो एक दो क्या हुए हैं प्रमुख इतिहासकार हुए हैं, जिनका नाम क्या था? एक का था गार्डन चाइल्ड। क्या था? गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। ठीक है, गार्डन चाइल्ड का था एक का नाम। ठीक है, ये क्या थे? विदेशी थे। तो इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार खुदाई के दौरान भौतिक आधार पर, क्या? खुदाई के दौरान भौतिक आधार पर मानव क्रियाकलापों को जानना ही पुरातत्व है। क्या है? जानना ही पुरातत्व है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? पुरातत्व की परिभाषा दी है कि गार्डन चाइल्ड के अनुसार खुदाई के दौरान भौतिक आधार पर मानव की क्रियाकलापों को जानना ही क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और थे HD संकालिया। HD संकालिया ने क्या कहा है? तो HD संकालिया, ठीक है, HD संकालिया ने कहा है कि खुदाई के दौरान क्या खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, पुरातत्व पुरातत्व को हिंदी में कहते हैं, आप इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो शब्द है वो यूनानी भाषा से बना है। किससे बना है? यूनानी भाषा से बना है। जिसका यूनानी भाषा के कौन कौन से शब्दों से बना था? एक बनता है आर्कियोस और लोगोस से बना है, जिसका मतलब होता है पुरातत्व ज्ञान। क्या होता है? पुरातत्व ज्ञान। ठीक है, तो पुरातत्विक स्रोत यही होते हैं। ठीक है, पुरातत्व का अर्थ यही होता है, यानी कि खुदाई करना। अब अपन खुदाई को देखते हैं पहले, इसके बाद देखेंगे अपन पुरातात्विक स्रोतों को। तो खुदाई, कौन सी खुदाई? खुदाई दो प्रकार से की जाती है। खुदाई कितने प्रकार से की जाती है? दो प्रकार से। एक होती है लंबवत होती है, एक होती है क्षैतिज। कौन सी? एक क्षैतिज और एक कौन सी होती है? तो क्षैतिज और लंबवत। ठीक है, लंबवत और क्षैतिज। लंबवत मतलब इस तरीके से, कोई मान लीजिए ये जगह है और यहाँ से खुदाई करना स्टार्ट किया है, तो जब तक वो व्यक्ति, यानी कि खुदाई तब तक की जाती है जब तक वो नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक सोइल तक ना, यानी कि नेचुरल मिट्टी, यानी कि जो प्राकृतिक मिट्टी होती है तब तक, वहां तक, यहाँ क्या है? प्राकृतिक मिट्टी है, तो यहाँ तक इसकी खुदाई की जाएगी। जब तक प्राकृतिक मिट्टी नहीं पाई जाती तब तक क्या की जाती है? खुदाई की जाती है। यानी कि नेचुरल मिट्टी नहीं पाई जाएगी तब तक क्या कर दी जाती है? तो खुदाई की जाती है। ठीक है, ये क्या होती है? छोटे स्थानों पे तो ये खुदाई होती है। यह कहाँ पे होती है? तो छोटे स्थानों पे होती है। इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इससे हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है उसके जन्म, यानी कि जिस सभ्यता का जन्म कब हुआ और उसका अंत कब हुआ। ठीक है, तो उसके जन्म और अंत दोनों की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो लंबवत खुदाई से मिलती है। जबकि क्षैतिज खुदाई से क्या मिलती है? तो हमें संपूर्ण संस्कृति की जानकारी मिलती है। उसकी क्या मिलती है? संपूर्ण संस्कृति की जानकारी किससे मिलती है? तो हमें क्षैतिज खुदाई से मिलती है। ठीक है, क्षैतिज खुदाई से क्या मिलती है? संपूर्ण संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये कहाँ की जाती है? तो ये बड़े स्थानों पर की जाती है। कहाँ पे की जाती है? तो बड़े स्थानों पर की जाती है। ठीक है, क्षैतिज खुदाई। अब आइए आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों को। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों को। तो पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से हैं? अपने अभिलेख, सिक्के और स्मारक। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन? अभिलेख देखते हैं। क्या? अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपियोग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपियोग्राफी कहते हैं। भारत में जो सबसे पहले जो अभिलेख खोजे गए थे और जिन्हें पढ़ा जा सकता था वो किसके अभिलेख थे? तो अशोक के अभिलेख हैं। कौन से? अशोक के। ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेख हैं जिन्हें अपन पढ़ सकते हैं।
तो सम्राट अशोक के अभिलेखों के भारत में जो प्रमुख अभिलेख हैं यानी कि जिनको पढ़ा जा सकता है वो कौन से है, तो अशोक के अभिलेख हैं। अशोक ने जो अभिलेख की जो कला थी यानी कि अशोक ने जो अभिलेख लगाने की जो प्रक्रिया थी वो किससे ली थी, तो अशोक ने जो यूनानी राजा कौन थे, यूनानी राजा प्रथम से अशोक यूनानी राजा दारा प्रथम से, कौन थे, दारा प्रथम से अभिलेख लगाने की विधि यानी कि अभिलेख लगाने की प्रेरणा ली थी। कौन सी, यूनानी राजा दारा प्रथम से क्या ली थी, अभिलेख लगाने की प्रेरणा ली थी। ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी जो भाषा है, अभिलेखों की जो भाषा है वो कौन सी है, तो प्राकृत है। कौन सी, प्राकृत भाषा है। अभिलेखों में जो भाषा मिलती है अशोक के वो कौन सी मिलती है, तो प्राकृत भाषा मिलता है। इसके बाद लिपि कौन सी मिलती है, तो लिपि मिलती है खरोष्टी के साथ में कौन सी मिलती है, तो खरोष्टी के साथ में ग्रीक, कौन सी, ग्रीक ग्रीक के बाद ब्राह्मी, कौन सी, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी हो गई। और आरमाइक। ठीक है, ये कौन सी मिलती है, ये उसकी लिपि होती है। ये कौन सी है, उसकी लिपि है। जबकि भाषा कौन सी है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया अशोक के अभिलेखों में। ठीक है, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, तो अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अभिलेख कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो अभिलेख हो सकते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है शिलालेख, जिसे अपन क्या कहते हैं, शिलालेख। ठीक है, इसके बाद होता है गुहालेख यानी कि गुफा लेख। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है, तो स्तंभ लेख। कौन सा, स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख। शिलालेख मतलब कोई पत्थर पे लिखवा दिया। ठीक है, जबकि गुफा लेखों में क्या होता है, किसी गुफा के अंदर लिखवा दिया। स्तंभ लेख में क्या होता है, किसी खंबे पे लिखवा दिया। ठीक है, तो शिलालेख, गुफा लेख और स्तंभ लेख। ठीक है, तो शिलालेख क्या होते हैं, मतलब शिलाओं पे, बड़ी बड़ी चट्टानों पे खुदवा दिया उन्होंने। ठीक है, कुछ लिखवा दिया। गुफा में यानी कि गुफाओं के अंदर लिखवा दिया, कुछ चित्र बनवा दिए। स्तंभ लेख में क्या होता है कि किसी खंबे पर कुछ लिखवा कर छोड़ दिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। तो ये थे अभिलेख। अभिलेखों के प्रकार होते हैं 3। इसके बाद आते हैं अभिलेखों से जानकारी कौन कौन सी प्राप्त होती है हमें, तो अभिलेखों से हमें प्रशासन की जानकारी मिलती है, व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, धर्म की जानकारी मिलती है और आदि जानकारियां मिलती है। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन जैसे कि अशोक ने अपनी बीवियों का वर्णन भी अपने अभिलेखों के माध्यम से किया है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जो सिक्के हैं, सिक्कों से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो मिलती है, अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है, सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है और साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो सिक्कों से कैसे प्राप्त होंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के चलाए जाते थे उनको कहते थे अपन पंचमार्क सिक्के। कौन से, पंचमार्क सिक्के कहते थे। जैसे कि मौर्य काल में कौन से चलाए जाते थे, तो पर्ण सिक्के चलाए जाते थे। अर्थव्यवस्था की जानकारी कैसे मिलती है, जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य धनी है तो वो कौन से सोने के किस प्रकार के सिक्के चलाएगा, तो सोने के सिक्के चलाएगा। कोई कम धनी है यानी कि अर्थव्यवस्था की जानकारी की बात कर रहे हैं अपन, कोई कम धनी है तो अपन वो कौन से सिक्के चलाएगा, तो चांदी के सिक्के चलाएगा। कोई कांसे के सिक्के चलाएगा, कोई पर्ण सिक्के चलाएगा। मौर्यकालीन जो पर्ण है ये तो उसकी राजकीय मुद्रा थी। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने तो डायरेक्ट रुपया ही चला दिया था। फिर कौन सा, रुपया। ठीक है, तो रुपया या तो सिक्कों से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो हमें अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। धार्मिक स्थिति मतलब उन्होंने धार्मिक स्थिति का पता कैसे चलता है, जैसे कोई राजा है तो कौन से धर्म का है, तो मान लीजिए वो हिंदू धर्म का है तो वो हिंदू धर्म के क्या किसी देवी देवता का चित्र अंकित कर देगा अपनी सिक्कों पर। ठीक है, तो इससे हमें धर्म के प्रकार की जानकारी मिलती है। अब कोई राजा कोई संगीत प्रिय है तो वो अपने संगीत को दर्शा देता है इसी के माध्यम से। अब कोई राजा साम्राज्य विस्तार का जीवन कैसे प्राप्त होता है, जैसे कोई राजा मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में है और उसके जो सिक्के हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो गुजरात में मिलते हैं।
तो गुजरात तक इसका अपन इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं तो कि मध्य प्रदेश का ये राजा था जो एक्स नामक राजा था, उसका जो वर्णन है, जो उसका जो विस्तार है वो कहाँ तक मिलता है तो गुजरात में भी मिलते हैं उसके सिक्के। तो इससे अपन उसके साम्राज्य विस्तार का पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हमें किससे मिलती है तो सिक्कों से मिलती है। ठीक है, तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं अपन, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्मारक। स्मारक से भी राजा का शासन, प्रशासन, धार्मिक स्थिति आदि की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं साहित्यिक। कौन से साहित्यिक स्रोत, इसमें हम धार्मिक स्रोतों को शामिल करते हैं, धर्मेत्तर को करते हैं और विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत को शामिल करते हैं। धार्मिक में कौन कौन से हो गए, जैसे कि वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक आदि की जो जानकारी मिलती है वो हमें किसके माध्यम से मिलती है तो साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि ऋग्वेद कौन कौन से, तो ऋग्वेद, वेद कौन कौन से, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, यजुर्वेद। ठीक है, इसमें से अथर्ववेद को हटा के और अब बाकी के जो 3 वेदों को उनको अपन त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रयी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उपनिषद है, मुंडकोपनिषद जिसे कहते हैं अपन। बौद्ध धर्म के जो प्रसार है उनमें त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में कौन कौन से थे तो बौद्ध धर्म में जैसे कि एक था सुत्त, क्या त्रिपिटक कौन कौन से है तो त्रिपिटकों की बात कर रहा हूं मैं, सुत्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा कौन से है तो विनय, कौन सा, विनय, और तीसरा कौन सा हो गया अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक जिस, ठीक है, सुक्त पिटक, सुक्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, जैसे सुत्त पिटक से उनके महात्मा बुद्ध के विचारों का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या है तो महात्मा बुद्ध के विचारों का संग्रह है। इसके अलावा विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के नियम है। क्या, बौद्ध धर्म के नियम है। विनय पिटक में क्या मिलता है तो हमें बौद्ध धर्म के नियम मिलते हैं, तथा जो अभिनय पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसी अर्थशास्त्र देख लीजिए। अब क्या देखते हैं अपन, धर्मेत्तर को। अर्थशास्त्र में क्या मिलता है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है तो सभी जानते हैं चाणक्य, ठीक है, या कौटिल्य। अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि हमें अर्थशास्त्र लिखा है तो अर्थशास्त्र से हमें क्या उसके अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलेगी, नहीं, उससे हमें किसकी मिलती है तो प्रशासन की जानकारी मिलती है। किसकी, प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रशासन की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र 15 भागों में विभाजित है, 180 उपभाग हैं और 6000 श्लोक हैं। 15 भाग, 180 उपभाग और 6000 क्या मिलते हैं इसमें, श्लोक मिलते हैं। ठीक है, और इस पूरी की पूरी अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कहीं नहीं मिलता। ठीक है, पूरी की पूरी अर्थशास्त्र में जो पुस्तक लिखी है चाणक्य ने, उसमें किसकी जानकारी मिलती है तो प्रशासन की मिलती है, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का कहीं भी नाम नहीं मिलता। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन विदेशी यात्री। कौन से, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। जैसे कि मेगास्थनीज, इंडिका है, फाइयान की पुस्तक का नाम क्या है, फूको की। कौन सा, फूको की। और हैंसोंग की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था सी यू की। ठीक है, सी यू की। चल, फाइयान जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ठीक है, और हैंसोंग जो कि सी यू की, जो कि कौन सी थी, किसके काल में आया था तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है, इनसे भी हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि इंडिका में मिलती है कि भारत में कभी सूखा नहीं पड़ता, भारत के लोग अनपढ़ हैं। ठीक है, ये सब झूठी बातें भी हमें इनसे मिलती हैं, यानी कि जिस काल में जिस राजा के साम्राज्य में आए उसी का वृत्तांत ये कर देते थे। ठीक है, अब आते हैं साहित्य। साहित्य का मतलब क्या होता है, साहित्य का मतलब होता है समाज का दर्पण। क्या, समाज का दर्पण। ठीक है, समाज का दर्पण होता है, इसका मतलब क्या होता है तो समाज का दर्पण होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, इससे आप, मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझने में जानकारी मिलेगी और आपको आसानी से चीज़ें आप समझ में आ जाएगी। जैसे कि जैन के आगम मिलते हैं हमें, त्रिपिटक, सप्तपिटक और जैनों के आगम मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।